हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर प्रीति बेरवा। आज हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का 9th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके बारे में बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि पॉलिंग ने किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को देखने के लिए दो रूल्स दिए थे। फर्स्ट रूल हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, विद्युत उदासीनता सिद्धांत। और जो सेकेंड रूल था वो था मल्टीपल बॉन्डिंग, जिसको हम आज पढ़ेंगे। आप लोगों को याद होगा, मैं बार बार पढ़ा रही हूँ कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जब फॉर्मेशन होता है तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करता है। अब सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करेगा तो सेंट्रल मेटल आयन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो स्टेबिलिटी कहाँ से रहेगी कॉम्प्लेक्स की। तो जो सेंट्रल मेटल आयन है वो अपने नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए या तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल फॉलो करे या फिर मल्टीपल बॉन्डिंग फॉलो करे। अब मल्टीपल बॉन्डिंग का क्या मीनिंग है यहाँ पर, कि जो सेंट्रल मेटल आयन पर जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है वो वापस लिगेंड को डोनेट करके उसके साथ बॉन्ड बना ले, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैक बॉन्डिंग बोलेंगे। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो लिगेंड होती है उसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करने के लिए और सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। सिग्मा बॉन्ड का क्या मीनिंग है यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन कुछ लिगेंड्स ऐसी है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, पीएक्स3, पीआर3, ये वेरी पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग स्टेबल कॉम्प्लेक्स मेटलिक कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है, मल्टीपल बॉन्डिंग। पॉलिंग ने ये बताया था कि एटम ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्डिंग। ये तो आप लोगों ने जब ट्रांजिशन मेटल्स पढ़े थे हमने, तब भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है वो मल्टीपल बॉन्डिंग बनाती है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाती है। कैसे बनाती है, लिगेंड के साथ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगी। अब लेकिन जो मेटल होती है उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो वापस से लिगेंड को डोनेट करके लिगेंड के साथ क्या करती है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। दिस बैक बॉन्डिंग इन विच द मेटल शेयर्स इट्स ओन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स with the ligands offset the accumulation of negative charge on the metal and strength of the pi bond। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटल आयन पर जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है उसको अकोमोडेट करने के लिए, कम करने के लिए सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड को अपने खुद के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके उसके साथ क्या बनाती है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। लेकिन जो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं होगा। आप लोगों के कोऑर्डिनेशन नंबर जब आप लोग निकालते हो तो ओनली सिग्मा बॉन्ड ही काउंट होते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड ही होगा। There are mainly two types of pi bonding found in the complexes। अब जो मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है उस वो भी दो प्रकार का हो सकता है, मतलब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल d ऑर्बिटल टू एम्प्टी p ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड। मतलब बॉन्ड बनाने में जो सेंट्रल मेटल आयन है वो तो जनरली ट्रांजिशन मेटल्स होती है और ट्रांजिशन मेटल्स के पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो सेंट्रल मेटल आयन तो अपने डी ऑर्बिटल का यूज कर रही है, लेकिन अगर लिगेंड के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल्स हो तो इनके बीच में किस टाइप का पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, डी पाई पी पाई। अब यहाँ पे डी पाई किसके ऑर्बिटल्स है, सेंट्रल मेटल आयन के, और पी पाई किसके हैं, लिगेंड के। ये किस किस केस में इस टाइप की बॉन्डिंग होगी, NO2, जब आपकी लिगेंड जो है वो NO2 होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, या CN- लिगेंड होगी, NO2- होगी। क्योंकि जो देखो आप देख रहे होंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड में डोनर एटम कौन है, कार्बन। तो कार्बन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल्स होते हैं, उसी प्रकार जो CN- लिगेंड है उसमें भी डोनर एटम कार्बन है। नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, तो दोनों ही केस में वैकेंट p ऑर्बिटल्स है। तो इस टाइप की अगर लिगेंड्स है तो किस टाइप का पाई बॉन्ड बनेगा, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि मेटल के तो डी पाई ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं, लेकिन अगर जो लिगेंड है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो। ये किस कंडीशन में होगा, जब लिगेंड किस टाइप की होगी, PCl3,
PR3 इस टाइप की अगर लिगेंड्स होगी जिनके डोनर एटम के पास वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे फास्फोरस, सल्फर, अगर ये डोनर एटम है लिगेंड्स के तो इनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। तो ये किस टाइप की पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा? d पाई p पाई बॉन्डिंग का। Let us consider a bonding between a metal like nickel which has an available non bonding pair of d electrons। अब यहाँ पर निकल एक सेंट्रल मेटल आयन है, उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। तो आप लोग सब जानते हो कि निकल जो है वो ट्रांजिशन मेटल है, इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स मतलब सॉरी d और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। लेकिन जब इसकी बॉन्डिंग जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी बॉन्डिंग जब px3 टाइप के लिगेंड्स के साथ होती है, px3 यहाँ पर x क्या है? कोई भी हेलोजन एटम हो सकता है जो क्या है पुअर लुईस बेसिक है। तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग होगी उसमें d पाई p पाई पाई बॉन्डिंग पाई जाती है। अब जो हमने मेटल और लिगेंड के बीच में सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग देखी है उसे आप लोग एग्जांपल के थ्रू समझिए। बॉन्डिंग इन MCO टाइप का कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ पर कैपिटल M क्या है? कोई भी सेंट्रल मेटल आयन है और CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड्स है। अब इसमें दो टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है, सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग में क्या होगा? जो लिगेंड है वो अपने लोन पेयर किसको डोनेट करेगी? मेटल आयन को। तो वो किस टाइप की बॉन्डिंग होगी? सिग्मा बॉन्डिंग, जिसे हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी कहते हैं। पाई बॉन्डिंग में क्या होता है? जो मेटल है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगी? लिगेंड को। इसे हम बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। तो इस टाइप की बॉन्डिंग में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है सिनर्जिक इंटरेक्शन। इसका क्या मीनिंग है? इन मेटल कार्बोनिल्स बोथ टाइप ऑफ बॉन्डिंग एनहेंस टू ईच अदर, इट इज कॉल्ड सिनर्जिक इंटरेक्शन। मतलब जो मेटल कार्बोनिल जो कॉम्प्लेक्सेस है उसमें सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग दोनों ही पाई जाती है, एक समय एक साथ दोनों बॉन्डिंग पाई जाती है। तो उस टाइप की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? सिनर्जिक इंटरेक्शन कहते हैं। क्योंकि ये दोनों टाइप की जो बॉन्डिंग है वो एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए पाई जाती है, ताकि जो मेटल आयन है उस पर जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है उसको कम कर सके। तो दोनों टाइप की बॉन्डिंग पाई जाएगी। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? सिनर्जिक इंटरेक्शन। अब यहाँ पर हमने मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस का एग्जांपल लिया है, तो उसी में हम सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्डिंग के बारे में। इन मेटल कार्बोनिल्स मेटल लाइज इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब जो मेटल कार्बोनिल्स जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें जनरली क्या होती है? मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? लो होती है, मतलब -1 0 या +1 भी हो सकती है। और इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस है उसमें जो मेटल है वो सॉफ्ट मेटल कहलाई जाती है। और जो कार्बोनिल लिगेंड्स है उसमें डोनर एटम कौन है? कार्बन एटम है, दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट्स नेचर इज आल्सो सॉफ्ट। मतलब जो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल जो लिगेंड है उसमें डोनर एटम कार्बन है तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो भी सॉफ्ट है। तो जो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस है उसमें किस टाइप का इंटरेक्शन होगा? सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन। मतलब जो सॉफ्ट सेंट्रल मेटल आयन है उसका किसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है? सॉफ्ट लिगेंड के साथ। अब इसका ऑर्बिटल व्यू देखते हैं। यहाँ पर कैपिटल M से क्या है? सेंट्रल मेटल आयन है, और इस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है। अब आप लोगों को पता होगा कि जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, सॉरी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है, उसमें जो मेटल है वो ल्यूइस एसिड के रूप में बिहेव करती है और जो लिगेंड है वो ल्यूइस बेस के रूप में बिहेव करते हैं। अब इसमें क्या होगा? मेटल के पास वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर रहा है। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे? सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन। और इसमें किस टाइप की बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है? सिग्मा बॉन्डिंग का, जिसमें क्या हो रहा है कि जो लिगेंड है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट कर रही है? सेंट्रल मेटल आयन को। अब जो पाई बॉन्डिंग है उसमें क्या होगा? पाई बॉन्डिंग में जो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि जो मेटल कार्बोनिल जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हाईली स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें बेक बॉन्डिंग पाई जाती है, पाई बॉन्डिंग पाई जाती है। इसकी वजह से जो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस है वो हाईली स्टेबल होते हैं। इनका ऑर्बिटल व्यू किस टाइप से देखेंगे हम? मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में तो क्या हो गया? सिग्मा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन मेटल सेंट्रल मेटल आयन के पास फील्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी तो प्रेजेंट है।
और जो लिगेंड है उसके डोनर एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स भी तो प्रेजेंट है, तो जो मेटल आयन है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट कर देगी, लिगेंड को। तो उसमें क्या हो जाएगा, इनमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप लोगों का ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस वो आज खत्म हो गया है। आगे के 2 लेक्चर में हम इनके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई थी, जिसे हम सीएफटी भी कहते हैं। तो वीबीटी की जो लिमिटेशंस थी उसको सीएफटी ने पूरा किया। सीएफटी के बाद एक और थ्योरी आई थी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, जिसको आप लोग थर्ड ईयर में जाओगे तब पढ़ोगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फर्स्ट लिमिटेशन ये थी कि जो वीबीटी थी वो कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी। सेकेंड लिमिटेशन ये थी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज के बारे में पता नहीं कर सकते। थर्ड लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग वीबीटी ने ये माना कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोकलाइज्ड रहते हैं, उसको भी ये नहीं समझा सकी। फोर्थ लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग हम इसके थ्रू किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के थर्मोडायनेमिक और जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है उसके बारे में पता नहीं कर सकते। हम वीक और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है उसके बारे में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वीबीटी के अकॉर्डिंग। वीबीटी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो कलर प्रॉपर्टीज होती है उसको हम नहीं समझा सकते। इट कैनॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। मतलब जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो सेंट्रल मेटल आयन अपने इनर ऑर्बिटल्स का यूज कर रहे हैं, इनर डी ऑर्बिटल का या आउटर डी ऑर्बिटल का यूज कर रहे हैं, उसको हम वीबीटी के अकॉर्डिंग नहीं समझा सकते। वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन रिएक्शन रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस। अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की रिएक्शंस की हम बात करें तो वीबीटी के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन रेट और जो मैकेनिज्म है उसको नहीं समझा सकते। सिंस वीबीटी डज नॉट रिकॉग्नाइज द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, मतलब जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है सेंट्रल मेटल आयन के, उस थ्योरी को भी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर नहीं समझा सकते। वीबीटी के अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक जो मोमेंटम होता है, मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है उसको भी हम नहीं समझा सकते। मेटल आयंस हैव बीन गिवन मोर इम्पोर्टेंस, मतलब जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें हम सेंट्रल मेटल आयन को मोर इम्पोर्टेंस देते हैं लिगेंड की बदले में, तो उसको भी हम लोग नहीं समझा सकते वीबीटी के अकॉर्डिंग। वीबीटी के बाद एक थ्योरी और आई थी, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कि उसने वीबीटी की कुछ कुछ कमियों को पूरा किया, जैसे कलर प्रॉपर्टीज को समझाया, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स को समझाया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को समझाया, उसे हम बाद में पढ़ेंगे।